तो प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, एक चीड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर आराम से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के लिए अच्छी फसल वाले एक खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने का काफ़ी सामान देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह काफ़ी दिनों तक वहीं खेत में दाना चुगता रहा और अपने घोंसले में भी नहीं आया। साध संगत जी, एक दिन एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहां चीड़े का घोंसला था। पेड़ ऊंचा न होने के कारण खरगोश उस पेड़ पर आसानी से घोंसले के पास पहुंच गया। खरगोश ने देखा कि घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला इतना बड़ा था कि खरगोश उसमें आराम से रह सकता था। साध संगत जी, कुछ दिनों के बाद वह चीड़ा दाना पानी खा करके मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले में वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, बदमाश कहीं के, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। यह घर मेरा है, तुम निकलो यहाँ से। खरगोश बोला, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह घर तो अब मेरा है। अरे कुआं, तालाब या पेड़ को एक बार छोड़कर कोई जाता है तो वह अपना हक भी गंवा देता है। खरगोश की बात सुनकर चीड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चलो किसी समझदार और बुद्धिमान के पास चलते हैं। वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे यह घर मिल जाएगा। साध संगत जी, दोनों किसी बुद्धिमान के पास चल पड़े। उन्हें पेड़ से थोड़ी दूर एक धूर्त बिलाव एक पुस्तक पढ़ता हुआ नजर आया। चीड़ा और खरगोश को वह समझदार और विद्वान लगा। चीड़ा और खरगोश उस बिलाव के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। वे बोले, जो भी सही हो उसे वह घोंसला मिल जाए और जो भी झूठा होगा उसे आप वह छोड़कर जाने को कहेंगे। साध संगत जी, खरगोश और चीड़े को देखकर बिलाव के मुंह में पानी भर आया। उसे भूख भी लगी थी। उसने सोचा, दोनों मोटे ताजे हैं, कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। सत्संगत जी, बिलाव बोला, मैं तुम्हारा न्याय करने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक बात तुम लोगों को तुम्हारे कानों में कहना चाहता हूँ। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ। सत्संगत जी, दोनों के पास आते ही बिलाव ने झट से खरगोश को पंजे में पकड़ा और चीड़े को मुंह में दबोच लिया। बिलाव ने दोनों का काम तमाम कर दिया। दोनों अपनी मूर्खता से अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी शत्रु पर एकदम से विश्वास करना कितना घातक हो सकता है। सत्संगत जी, इससे हमें यही सीख मिलती है कि दो की लड़ाई में तीसरा लाभ उठा ले जाता है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बलवान और धूर्त शत्रु से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। बंटी की सूझबूझ। सत्संगत जी, बंटी बंदर बड़ा होशियार था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में खूब लगता था। उसे नई नई किताबें पढ़ने का शौक था। वह बाल कहानियों की किताबें भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ता था। उसे बहुत सारी कहानियाँ याद भी थी। कभी कभी वह जंगल के छोटे छोटे बच्चों को
कहानियाँ और कविताएं भी सुनाया करता था। बंटी अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता था, लेकिन उसके साथी बंदर दिन भर उधम मचाते रहते थे। कोई भी पढ़ने का नाम नहीं लेता था। वे सभी बंटी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अब पढ़ लिखकर इसे ही जंगल का महामंत्री बनाना है। इन सब बातों का बंटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। वह अपने कामों में लगा रहता था। बंटी के आग्रह पर ही जंगल के राजा शेर ने जंगल में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। पुस्तकालय में शहर से बहुत सारी पुस्तकें मंगवाई थी। वहाँ जंगल के बच्चे, जवान और बूढ़े सभी पढ़ने आते थे। शेरू ने पुस्तकालय की जिम्मेदारियाँ बंटी को ही सौंपी थी। वही पुस्तकालय का रखरखाव करता था। पुस्तकों की गिनती, उन पर जिल्द चढ़ाना, फटी पुस्तकों को ठीक करना, किताबों का रिकॉर्ड रखना बंटी बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता था। बंटी भाई, कुछ नई किताबें भी मंगवाया करो। मैं तो ये सारी किताबें पढ़ चुका हूँ। हाइटी जिराफ ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। अरे वाह, आपने सभी किताबें पढ़ ली। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्द ही कुछ और नई किताबों का ऑर्डर कर देता हूँ। आपको बहुत जल्द नई किताबें पढ़ने को मिलेगी, बंटी ने कहा। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। ये कहते हुए हाइटी जिराफ वहाँ से चला गया। साथ संगत जी, उसने बोला, क्या मैं ये किताब घर ले जा सकता हूँ? चीकू खरगोश ने एक किताब को दिखाते हुए बंटी से पूछा। क्यों नहीं, ज़रूर, तुम ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये फटने ना पाए। तुम्हें इसे 1 हफ्ते में वापस भी करना होगा, बंटी ने कहा। मैं 1 हफ्ते से पहले ही पढ़कर वापस कर दूंगा, चीकू ने उछलते हुए कहा। दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक भागो भागो की आवाज़ें सुनाई देने लगी। बंटी ने देखा तो वह चौंक गया। पुस्तकालय के पास पड़ी घास में आग लग चुकी थी। घास धूं धूं कर जल रही थी। आग ज़्यादा फैलने से पुस्तकालय को काफ़ी खतरा हो गया था। सत्संगत जी, बंटी ने आग लगने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। वह पुस्तकालय से बाहर निकलकर पानी का इंतजाम करने लगा। उसने अपने साथियों को भी आवाज़ दी। साथी बंदर और अन्य जानवर भी आ गए। हम सभी को मिलकर पुस्तकालय को बचाना ही होगा। यह हमारे जंगल की धरोहर है, बंटी ने कहा। लेकिन कैसे? आग विकराल रूप में आगे बढ़ रही है, सभी जानवर बोले। हम पानी और मिट्टी के सहारे आग पर काबू पा सकते हैं। हमें एक लंबी श्रृंखला बनाकर पानी और मिट्टी आग पर फेंकनी होगी, बंटी ने आइडिया बताया। सभी जानवरों ने ठीक वैसा ही किया। एक लंबी श्रृंखला बनाई। सभी एक दूसरे को मिट्टी और पानी की बाल्टियां पकड़ा रहे थे। हक्कू हाथी और उसके साथी सूंड में पानी भरकर आग पर डाल रहे थे। बंटी अपनी जान पर खेलकर किताबों को पुस्तकालय से बाहर निकाल रहा था। उसने बहुत ही कम समय में बहुत सारी किताबें सही सलामत पुस्तकालय से बाहर निकाल ली। कुछ ही समय में सामूहिक प्रयास और बंटी की सूझबूझ पर आग पर काबू पा लिया गया था। आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। पुस्तकालय बर्बाद होने से बच गया था। बंटी ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया। इतने में वहाँ महाराज शेरू भी आ पहुँचे। शायद उन तक आग लगने का समाचार पहुँच चुका था। बंटी, ये सब कैसे हो गया? शेरू ने पूछते हुए कहा। महाराज,
ये घटना अचानक से हो गई। शायद बिजली के तारों में आग लगने से यह सब हुआ है। फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया गया है। हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं, बंटी ने कहा। ओह, ये बात है। आज तुम्हारी सूझबूझ से बड़ा हादसा होना बच गया। ऐसी घटनाओं में विवेक से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। तुमने विवेक पूर्वक निर्णय लेकर अपनी समझदारी का परिचय दिया है। मैं पुस्तकालय का पुनर्निर्माण करवाऊंगा। इस बार अच्छी क्वालिटी के तारों का प्रयोग किया जाएगा, शेरू ने कहा। धन्यवाद महाराज। मुझे लगता है हमें कुछ किताबें और मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी किताबें पुरानी हैं और फट गई हैं। कुछ किताबें तो जल भी गई हैं, बंटी ने बोला। जरूर, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। जल्द ही शहर से कुछ और नई किताबें मंगवाई जाएंगी। अभी तुम पुस्तकालय की बची हुई किताबें रखवाने का प्रबंध करो। मैं कल से ही इसके पुनर्निर्माण का कार्य करवाना शुरू करता हूँ। शेरू ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। सत्संगत जी, सभी जानवरों ने बंटी को घेर लिया। हक्कू ने उसे अपनी सूंड में उठाकर अपनी पीठ पर रखते हुए बंटी ने सभी के सहयोग के लिए पुनः आभार व्यक्त किया। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें साथ मिलकर के उसको संभाल लेना चाहिए। नीलू की जिद। उदयपुर झीलों का नगर है। वहाँ एक बड़ी सी झील है जिसके पश्चिमी किनारे पर मछलियाँ रहा करती थीं। नीलू एक नन्ही सी मछली थी, बहुत सुंदर और प्यारी सी, मगर जिद्दी भी कम नहीं थी। जिस बात की जिद करती, मम्मी से उसे मनवा कर पूरी ही कर लेती थी। उसके जिद्दी स्वभाव के कारण माँ हमेशा परेशान रहती थी। नीलू को अपने माँ की परेशानी कभी समझ में नहीं आती थी, इसीलिए वह हमेशा लापरवाही की जिंदगी गुजारती थी। एक दिन नीलू बहुत तड़के उठी सी घर से बाहर निकली। देखा कि झील के पूर्वी किनारे से लाल लाल गोल सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसा वह पहली बार देख रही थी। यह नज़ारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत खुश हुई। 2-3 मिनट तक वह उगते हुए सूरज को एकटक देखती रही। फिर झटपट दौड़ करके मम्मी के पास आई और उसे लेकर बाहर चली आई। फिर बोली, देखो मम्मी, पूरब से उग रहा सूरज कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, तुम्हें रोज़ देर से उठने की आदत है ना, इसीलिए उगते सूरज को तुम कभी नहीं देख पाती। आज तड़के उठी हो तो देख पा रही हो। मम्मी, मैं झील के पूर्वी किनारे जाना चाहती हूँ, जहाँ से सूरज निकल रहा है। नीलू मासूमियत से बोली। नहीं बेटी, मम्मी ने चेतावनी दी, वह किनारा यहाँ से बहुत दूर है। तुम वहाँ जाने की कभी मत सोचना। क्यों? राह भटक कर खो जाओगी। तुम्हारे साथ चलूँगी। नीलू ने जिद पकड़ी। नहीं, मुझे घर में ढेर सारा काम है और फिर उतना दूर जाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम यह जिद छोड़ दो। उसने सोचा शायद मम्मी उसकी यह जिद पूरी नहीं करेगी। उसे उसकी मम्मी खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन नीलू ने यह जिद नहीं छोड़ी। अतः नीलू ने कहा, अकेले ही मुझे झील के पूर्वी किनारे पर जाना होगा। अपने मन की बात नीलू ने किसी को नहीं बताई। ठीक है, कहकर नीलू ने मम्मी को चकमा दिया। निश्चिंत होकर मम्मी घर के कामों में उलझ गई। करीब 3 घंटे के बाद मम्मी नीलू को खाना के लिए पुकारा, लेकिन कहीं से नीलू की आवाज़ नहीं आई।
मम्मी परेशान हो उठी। उसने आसपास सभी जगह नीलू को ढूंढा, मगर वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसकी सहेलियों से भी नीलू की मम्मी ने पूछताछ की। किसी ने भी उसके बारे में नहीं बताया। अब मम्मी का दिमाग ठनका। वह सोचने लगी, हो ना हो, ऐसा लगता है नीलू अकेले ही झील के पूर्वी किनारे चली गई हो। सुबह जाने की जिद कर रही थी। फिर क्या था? मम्मी झट उसकी खोज में निकल पड़ी। पूर्वी किनारे पर वह कहीं नहीं मिली। मम्मी उत्तरी किनारे की ओर बढ़ी, वहाँ भी कहीं नजर नहीं आई। हार कर मम्मी वापस पश्चिमी किनारे अपने घर आ गई। एक पड़ोसी ने उसे परेशान देखकर पूछा तो उसने उसे नीलू के गायब होने और खो जाने की बात बता दी। दक्षिणी किनारा ढूंढना बाकी रह गया है, यह भी जानकारी उसने पड़ोसी मछली को दी। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। नीलू की मम्मी ने टेलीफोन कान से लगाकर कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, क्या आप नीलू की मम्मी हैं? हाँ। नीलू कहाँ है? वह अभी डरी साहसी है, खूब घबराई हुई है, रो रही है। आप कौन हैं? मैं कालू मेढक हूँ, मेढकों की बस्ती से बोल रहा हूँ। कालू ने आगे कहा। नीलू बोल रही थी। वह झील के पूर्वी किनारे सूरज का घर देखने के लिए चुपचाप अपने घर से अकेली निकल पड़ी थी, मगर राह भटककर वह हमारी बस्ती में आ पहुंची है। हमने उसे बहुत ढांढस दिया और भरोसा दिलाया कि उसे उसके घर पहुंचा देंगे, तो वह कुछ आश्वस्त हुई है। बहुत कठिनाई से उसने हमें अपना नाम बताया और कई बार पूछने पर घर का टेलीफोन नंबर। क्या आप मेरी नीलू से बात करा सकते हैं? उसकी मम्मी बोली। क्यों नहीं? दोनों माँ बेटी थोड़ी देर तक टेलीफोन पर एक दूसरे से बातें कर जब चिंता रहित हुई तो मम्मी ने नीलू से कहा, अब तुम टेलीफोन अपने कालू चाचा को दे दो। कालू मेढक ने टेलीफोन पर नीलू की मम्मी से कहा, आप घबराए नहीं, मैं नीलू को लेकर आपके घर पहुंच रहा हूं। बहुत खूब कालू भाई, मैं आप दोनों के आने का इंतज़ार कर रही हूं। करीब 2 घंटों के बाद कालू मेढक नीलू मछली को लेकर उसके घर आ पहुंचा। नीलू मम्मी से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर चुप होकर बोली, मैं कभी भी किसी की बात के लिए जिद नहीं करूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। मम्मी ने प्यार से नीलू को समझाया, मेरी अच्छी बेटी, मेरी बात नहीं मानने और अपनी जिद पूरा करने का नतीजा तो आज तुमने देख ही लिया ना। यह तो तुम्हारे कालू चाचा अच्छे हैं जो तुम्हें घर ले आए, वरना आजकल बुरे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। तुम्हारी जान को भी खतरा था। हाँ मम्मी, नीलू ने स्वीकारा और फिर जिद न करने की कसम खाई। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने जिद को नहीं पकड़नी चाहिए।